गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जी23 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है उसमें मेंस में जो एसए की क्लास है उसकी आज पहली क्लास होगी। तो मैं हिंदी की जो लेटर राइटिंग की क्लास है उसे मिथिलेश कुमार जी लेंगे और जो लेटर वो एसए की क्लास है उसमें अलग अलग एक्सपर्ट होंगे। तो उसमें आज मेरी क्लास एसए की रखी गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एसए निबंध होता क्या है, यानी जब हम निबंध लिखते हैं तो किन किन बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि सर ऐसे में क्या करना है। तो देखिए ऐसे जो निबंध होता है, निबंध आखिर होता क्या है। सबसे पहले देखिए निबंध, निबंध क्या होता है। निबंध एक्चुअली में और कुछ नहीं, जो विचार और भाव होते हैं, अपने विचार और मनोभाव को, है ना, सुनियोजित, यानी जो विचार और भाव होते हैं, विचार व भावों को भावों को सुनियोजित तरीके से, नियोजित नियोजित तरीके से बांधना, तरीके से बांधना यही निबंध होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, निबंध जब हम लिखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निबंध में। तो निबंध में पहली बात तो ये है निबंध देखिए, जहां तक सवाल है तो आपको, अगर हमें संविधान, कोई भी यहां पर ऐसे हो सकता है, तो उसमें संविधान के जो आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद 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 अनुच्छेदों को डाला जा सकता है। यानी कोई भी हम जब हम ऐसे लिखते हैं, अगर उससे संबंधित कोई आर्टिकल आ रहा है तो उस आर्टिकल को आप यहां पर डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना। ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए, जो इकोनॉमिक डाटा होते हैं, इकोनॉमिक डाटा, इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो डाटा होते हैं, इन डाटाओं को डालने का प्रयास करें। इकोनॉमिक जो डाटा होते हैं इनको भी डालने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जो ऐसे होता है उसमें ध्यान रखिए, उसे करंट, जो करंट होता है, करंट से जोड़ने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। तो मैंने यहां पर अभी एक चीज बताई है आपको कि इकोनॉमिक डाटा, अगर इकोनॉमिक डाटा डाटा एक्यूरेट आपके पास है तो डालना है, अन्यथा डालने का प्रयास ना करें। ये ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है। ये जो निबंध होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया निबंध का मतलब होता है भाव और विचारों को सुनियोजित तरीके से, बड़े प्लान तरीके से बांधना ही निबंध होता है। तो इसमें निबंध में एक चीज देखिए, इसमें आप अदर जो कलर पेन होते हैं, अदर, है ना, कलर पेन, कलर जो कलर जो पेन होते हैं, पेन का प्रयोग ना करें, प्रयोग न करें। यानी जो अदर, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, जो अदर कलर पेन है, कलर पेन, इसका प्रयोग न करें। सपोज दैट आप ब्लू कलर का पेन से आप ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें दूसरा जो कलर होता है, जैसे रेड या ब्लैक आदि, उसका प्रयोग न करें। इसके साथ साथ जो हेडिंग होते हैं, हेडिंग 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 यदि ना डालें तो बेहतर होगा ना। तो देखिए, जहां भी हमें हेडिंग डालने की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए, जहां भी हेडिंग डालने की आवश्यकता होती है वहीं पर आप यहां पर पैराग्राफ चेंज करें। पैरा जो ग्राफ होता है, पैराग्राफ, ये वहीं पर पैराग्राफ बदल दें। इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं यानी किसी वर्ड्स को या किसी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन अंडरलाइन यहां पर आपको नहीं करना है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आप एक्सपर्ट को, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसे आप इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको देखो, इसको देखो। ऐसा नहीं है, आप कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, यहां पर आपकी पूरे पेपर को बहुत अच्छे से एक्सपर्ट रीड करता है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं अंडरलाइन करना ही है, तो ऐसी इस तरीके से आप इन्वर्टेड कॉमास कर सकते हैं अब मैं वर्ड लिमिट की बात करता हूं। वर्ड लिमिट देखिए, जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट आपके 3 ऐसे हैं, 600 वर्ड्स, 600 वर्ड्स में
और 35 मार्क्स का है। जो दूसरा है वो भी ऐसा ही है, और तीसरा जो ऐसे है वो 600 वर्ड्स हैं और 30 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखना है आपको, यहां 600 वर्ड्स का मतलब क्या होता है? 600 वर्ड्स का मतलब होता है यदि आप उसे 560 या 70 में भी लिख देते हैं तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, और यदि आप इसे 625 वर्ड्स तक आप लिख देते हैं तो कोई इस पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो पूछा गया है 600 का, और उसे आप 450 वर्ड्स या 750 वर्ड्स में लिख के आएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, और आपके यहां उसमें आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। ऐसे में हम लिखते हैं जैसे के, है, से, ने, तो ये जो वर्ड होते हैं बेसिकली काउंट नहीं होते, इनका ध्यान रखिए। या कई बार ऐसा भी हम कह सकते हैं के, है, से, ने, ये 5-6 वर्ड जो होता है इसको आप एक वर्ड में काउंट कर सकते हैं। मेंस में हमेशा ध्यान रखिए, आप जो इसमें लेखन शैली का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे जो होते हैं ये याद करने से याद नहीं होते। आपको कोई ऐसे कितना भी अच्छे से तैयार है, अगर आपने अपना ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे कितने पढ़ाए जा सकते हैं उसका कोई सीमाएं नहीं है। जीत आईएएस हो या कोई भी कोचिंग हो, तो ऐसे का मतलब ये होता है कि वो आपको क्वेश्चन फ्रेम आउट करके देगा, लिखना आप ही को है। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है कि पैराग्राफ जो हम चेंज करते हैं या लाइन चेंज करते हैं, तो ऐसे में कहां हमें लाइन चेंज करनी चाहिए और कहां पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, समझ गए? ये ध्यान रखना है। तो वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो देखिए, जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसकी पहली विशेषता ये होती है, सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है वो होता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को यहां पर हम प्रस्तावना भी कहते हैं और परिचय भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है, सपोज दैट व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है महिला सशक्तिकरण क्या है, ये आपको लिखना है ना? यानी इंट्रोडक्शन में ये भी होता है कि आप इस एस्से में क्या लिखना चाहते हैं। ठीक, जो भी लिखना चाहते हैं कोमा दे के इंट्रोडक्शन में दीजिए, और फिर सिस्टमेटिक तरीके से वो पॉइंट उठाते जाइए और पैराग्राफ में लिखते जाइए। यानी एक्सपर्ट यदि आपके इंट्रोडक्शन को रीड करे तो आपके इंट्रोडक्शन को देख के एक्सपर्ट समझ जाए कि आपने इसमें क्या लिखा होगा। ठीक, लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष देखिए, अगर एक्सपर्ट केवल आपके निष्कर्ष को पढ़ता है तो भी समझ जाए कि यानी आपने इसमें क्या लिखा होगा। तो जब भी हम लिखते हैं तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए, हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, हम आपको उसके अपोज में नहीं लिखना है। आप भी सरकार के हिस्से बनने जा रहे हैं। अगर आपको लिखना ही है तो इनडायरेक्टली लिखेंगे, खुलकर विरोध नहीं करेंगे। अब देखिए, सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, कुछ लोग इन्हें असफलता का रूप देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये सक्सेस हो गई। ठीक, तो 100% सफलता तो प्रॉपर किसी चीज में नहीं मिलती। यदि हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया तो उसका भी दुरुपयोग हुआ है। कई बार हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। ये भी सच्चाई है जीवन में। ठीक, तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप कंक्लूजन लिखेंगे, ये हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। देखिए, ऐसे अगर मैं 2 शब्द में कहूं कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो मैं कहूंगा कि महिला सशक्तिकरण और कुछ नहीं, ये एक नारीवादी विचारधारा है, ये एक बौद्धिक क्रांति है। यानी महिलाओं की स्थिति और अधिकारों में वृद्धि करना ही महिला सशक्तिकरण है। चूंकि महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो प्रयास किए हैं, वही महिला सशक्तिकरण है। लेकिन 600 वर्ड्स लिखने हैं आपको, ये तो कुल 20 वर्ड हुए हैं, कैसे लिखे जाएंगे? तो ऐसे को हमेशा
तोड़ने की कोशिश कीजिए, अलग अलग सेक्शन में बांटने की कोशिश कीजिए, तो बिल्कुल वर्ड लिमिट पूरी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पर इन तीन चीजों का आपने ध्यान रखा। अब देखिए कहां पर लाइन चेंज करनी होती है और कहां पर पैराग्राफ चेंज। मैं देख रहा हूं जो बच्चे आ रहे हैं, कोई ग्रुप सी की तैयारी कर रहा था तो वो उसका भी सिलेक्शन हो जा रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बेटे ऐसे जो होता है उसमें हमेशा कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक। तो कहां हमें लाइन चेंज करनी होती है, कहां पैराग्राफ चेंज करना होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। यहां पर एग्जाम्पल देखिए, वहां पर कमीशन में जो आपको कॉपी मिलती है वो प्लेन कॉपी मिलती है, वहां लाइन वाली कॉपी नहीं मिलती। लेकिन समझाने की दृष्टिकोण से मैं आपको यहां बता देता हूं। मान लीजिए एक कॉपी आप ले रहे हैं और उस कॉपी में इस तरीके से लाइनें हैं, इस तरीके से वो कॉपी में लाइनें हैं। तो कहां पर लाइन आपको चेंज करनी होगी, कहां पैराग्राफ चेंज करना होगा, वो मैं यहां आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। एग्जाम्पल कि सिंधु सभ्यता का कल्चर आपको लिखना है, यानी सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन लिखना है आपको, सामाजिक जीवन। इनका आर्थिक जीवन लिखना है आपको, आर्थिक जीवन लिखना है। इनका राजनीतिक जीवन लिखना है ना, ये आपको डिटेल में लिखना है। तो जो सामाजिक जीवन होता है ना, सोसाइटी, इसमें कई चीज आती है। नंबर एक, स्त्रियों की दशा आती है, स्त्रियों की दशा आएगी, दशा। इसी में वर्ण व्यवस्था आती है, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म। इसी में दास प्रथा आती है, दास प्रथा आती है। इसी में बच्चों अस्पृश्यता आती है। इसी में खान पान आता है। तो मान लीजिए सामाजिक जीवन लिख रहे हैं और सामाजिक जीवन आपने लिखना शुरू किया महिलाओं की स्थिति से। तो महिलाओं की स्थिति आपने यहां से शुरुआत की और वो लिखते लिखते यहां पर महिलाओं की स्थिति आपने लिख दी, ठीक। तो अब महिलाओं की स्थिति के बाद आपको लिखनी है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, चूंकि महिलाओं की स्थिति, वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, खान पान, मनोरंजन के साधन, ये एक सामाजिक जीवन जो है उसी का एक सब हेडिंग है। तो ऐसे में आपको लाइन चेंज करनी है, न कि पैराग्राफ। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना है, यानी इस लाइन से लिखना है। जब इस लाइन से लिखेंगे तो इतना स्पेस छोड़ के यहां से शुरुआत करेंगे, ये स्पेस आप छोड़ देंगे, ठीक। फिर आपने वर्ण व्यवस्था लिख ली। अब उसके बाद दास प्रथा लिखनी है, यानी वर्ण व्यवस्था भी आपने यहां से लिख दी। तो अब आपको दास प्रथा यानी स्लेव सिस्टम लिखना है। तो आप लाइन चेंज करेंगे, यानी थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और यहां से लिखना फिर शुरू कर देंगे। तो जब सब हेडिंग लिखना होता है तो लाइन चेंज करते हैं, और लाइन चेंज करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम तब लिखते हैं। अब देखिए, अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है। यानी आपने सामाजिक जीवन तो लिख लिया, अब आपको आर्थिक जीवन लिखना है, यानी ये मेन हेडिंग है। तो अब आप क्या करेंगे, अब ऐसे में आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ का मतलब होता है कि कम से कम 2 लाइन का स्पेस आपको छोड़ना है। 2 लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है और फिर लिखना है। तो यहां भी इतना स्पेस छोड़ के, यानी यहां से आप शुरू करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये क्लास लाइव चल रही है, ये क्लास लाइव चल रही है। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, वैसे कोशिश करूंगा कि इस छोटे से जो लिखने का तरीका यूट्यूब पे भी ये क्लास जाए। तो यदि जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना। अब यहां पर कुछ ऐसे मैं आपको नोट कराऊंगा और उसके बाद मैं यहां पर आपको ऐसे डिस्कस करूंगा, फ्रेम करूंगा, और आप ऐसे लिखेंगे। और लिखने के बाद उसकी आपको पीडीएफ बनानी है, और पीडीएफ बनाने के बाद आप लोगों का एक ग्रुप बन गया है। उस ग्रुप में जीताईएस की ऐप पे वो भेजोगे, इधर से हम प्रिंट आउट निकाल के आपकी कॉपी चेक करके उस पर फीडबैक देना है। तो आप ध्यान रखिए, अधिक से अधिक आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है और कोई चीज लिखते हैं तो कई बार बहुत मेन कंटेंट हम भूल जाते हैं, और पता लगा पूरा ऐसे लिख दिया और भूल गए, यार वो भी तो लिखना था। तो ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस में रहेंगे। तो स्टूडेंट, चूंकि आज पहली क्लास है तो एक ऐसे में आपके साथ बहुत इजी सा ऐसे आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। और आज का एक ऐसे लेकर चलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, सब लोग जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या है, सब लोग जानते हैं। लेकिन राइटिंग स्किल जो होता है सबका अलग अलग है। 35 मार्क्स का ऐसे आएगा तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसको 35 में से 10 मिलेंगे, कुछ को 15 भी मिलेंगे और कुछ को 20 भी मिलेंगे। और स्टूडेंट्स,
जो 20 और 25 के बीच लाएगा वो सिलेक्शन का हकदार होता है, और वो वही लेकर आता है जो करंट से अपडेट होता है। तो इसमें ध्यान रखिए, आपका जो ऐसे है इसमें जीएस की भी जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको डालना होगा, इकोनॉमिक डाटा भी डालना होगा, करंट भी आपको डालना होगा। एक तो इससे अपडेट रहना है, और दूसरा आपकी जो लेखन शैली है उसको सुधारना है। ठीक, तो अब मैं शुरुआत करता हूं। शुरुआत करता हूं। ठीक, तो आज एक ऐसे लेकर चलते हैं, महिला सशक्तिकरण। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण लिखा है, महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, तीकरण, करण। तो जब भी कोई आप ऐसे लिखते हैं तो शब्द सीमा किस तरीके से पूरी होगी ये ध्यान रखिए। अब देखिए, ऐसा तो मैं 2 मिनट में आपको बता के खत्म कर दूंगा, और आप भी कहेंगे कि पूछूं मैं आपसे कि महिला सशक्तिकरण क्या है, ये आप भी बता देंगे, लेकिन 600 वर्ड्स कहां से आएंगे ये देखना है। तो जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें किस चीज का ध्यान रखना है। ये पहला ऐसे मैं दे रहा हूं आपको, मैं इसको फ्रेम करता हूं, इसे डिटेल में बता देता हूं इसमें क्या क्या आपको लिखना है, और कल लिखने के बाद जीत आई इसमें आप ऐप पे भेजोगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण आखिर क्या है। एक पैराग्राफ में देंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या है। अब ये आप भी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लाया गया, अब महिला सशक्तिकरण को लाया गया, पुरुष सशक्तिकरण तो नहीं लाया गया ना, महिला सशक्तिकरण लाया गया। तो महिला सशक्तिकरण आखिर क्यों लाया गया, है ना, आखिर क्यों। तो दूसरा हेडिंग होगा आपका, क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, लाया गया। अरे कोई तो रीजन रहा होगा जो महिला इसको लाया गया, और वो रीजन ये था क्योंकि महिलाओं को प्रॉपर अधिकार नहीं दिए गए, महिलाओं को हमेशा का शोषण होता रहा। ठीक है ना, तो महिलाओं की जो स्थिति थी प्राचीन काल की, जो आवश्यकता पड़ी, इसमें वो लिख दीजिए। फिर तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है कि इसका सरकारी, इसके लिए सरकारी प्रयास किया गया। इसमें आपको लिखना है सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए। भाई देखिए, जैसे घरेलू हिंसा कानून बना दिया, ये प्रयास है। महिलाओं को आरक्षण दे दिया, ये भी प्रयास है। महिलाओं के सम्मान में हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे, ये भी सरकारी प्रयास है, ये लिखना है। फिर चौथे में सरकारी प्रयास, इसमें सरकारी प्रयास में सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वो भी लिखनी है, कैसे कैसे लिखनी है हम चर्चा करेंगे। फिर लिखने आपको संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक, महिलाओं के रेस्पेक्ट में संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब संवैधानिक प्रावधानों में जैसे लिख सकते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 कहता है कि सेक्स यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये क्या है, संवैधानिक। आर्टिकल 15(3) क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट महिलाओं के या बच्चों के विकास के लिए कोई योजना बना सकती है, ये भी संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया है ना, कि महिलाओं के प्रति अच्छी निष्ठा रखें, ये भी एक संवैधानिक प्रावधान। ऐसे फिर इसके प्रभाव देखिए, इसके प्रभाव क्या हुए हैं, यानी वुमेन एम्पावरमेंट लाए हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। तो आप अब हम देख रहे हैं सरकारी प्रभाव। देखिए, आज हम जिस तरफ भी देखते हैं, जिस क्षेत्र में देखते हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर जगह परचम फहराया। तो देखिए इसके प्रभाव सकारात्मक। ठीक है, इसमें आप अपने व्यक्तिगत सुझाव भी दे सकते हैं कि अभी किस चीज की आवश्यकता है। अगर इसी चीज को आप इन पॉइंटों में लिखते हैं, कोई भी ऐसे आप लिखते हैं, तो उसे क्या करेंगे आप, उस ऐसे को बच्चों अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए। तो जब हम अलग अलग हिस्सों में लिखेंगे, बांटेंगे, तो उस ऐसे को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, और उसे रटने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे आप लिखेंगे तो एक मेन इन चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, अब मैं एक ऐसे लेकर चलता हूं, वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट आखिर क्या है, अब इसको हम लेकर चलते हैं। ठीक, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण क्या है, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। देखिए महिला सशक्तिकरण क्या है, क्या है। अब देखिए हर आदमी से अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा।
महिला सशक्तिकरण। देखिए, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं, तो स्टूडेंट्स कैसे लिखना है, यहां पर ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से आपको नहीं भटकना है, ठीक है। शब्दों का प्रयोग अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग करते हैं, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए और आपकी लेखन शैली, ये शब्द अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। कई बार तो स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि इस एस्से की शुरुआत कहां से की जाए, तो एस्से की शुरुआत हम कहां से करते हैं, जो आपको पूछा गया है उसी का मीनिंग बताना से शुरुआत कर दीजिए। तो देखिए, महिलाओं महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति व अधिकारों में वृद्धि करना, व अधिकारों को बढ़ाना 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 ही महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं की स्थिति सुधारनी है, या महिलाओं की स्थिति और अधिकारों में वृद्धि करना ही क्या है, महिला सशक्तिकरण है। आखिर क्यों क्यों करना चाहते हैं, अब बात ये भी तो आती है ना, क्यों, क्योंकि देखिए, जो महिलाएं हैं ये सामाजिक, आर्थिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, दृष्टि से ये पिछड़ी है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है ना, तो इन्हें ये अधिकार नहीं है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इन्हें इन सब चीजों में समानता देने के लिए, समानता देने के लिए या मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से, या मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो की गई एक पहल है, की गई क्या है, इन्हें मुख्य धारा में लाना है, यानी समानता का दर्जा दिलाना है, सरकार द्वारा की गई एक पहल है। क्योंकि एक आज नारीवादी विचारधारा आई है, और ये जो नारीवादी विचारधारा है, ये नारी और जो पुरुष है, पुरुष के बीच जो असमानता है, असमानता या खाइए, इसे ये अस्वीकार करती है, इसे अस्वीकार करती है, ठीक। अर्थात इसने, ये क्या है, एक बौद्धिक क्रांति है, एक बौद्धिक क्रांति है, या एक बौद्धिक विचारधारा है, ठीक। तो बच्चों, ये है महिला सशक्तिकरण। आप देखिए, अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, भूमि। तो यहां पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं, तो नारियों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, वो अधिकारों के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो इन्हें समानता नहीं मिली, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, आपके सिलेबस में इतिहास भी है, आप लोगों ने इतिहास को भी पढ़ा है। तो एक पूरी इंडियन हिस्ट्री में मात्र एक इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी है, 100% तो वहां भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है, जहां कहा जाता है कि मात्र सत्तात्मक समाज था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मूर्तियां मिली हैं वो पुरुषों की अपेक्षा नारियों की अधिक थी। लेकिन अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, तो वैदिक काल के दो हिस्से हैं, एक अर्ली वैदिक, एक लेटर, ठीक। तो ऋदिक वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, मतलब पुरुष के समान तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अच्छी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री को पीपी, प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिक्स, यानी राजनीति और संपत्ति का अधिकार नहीं था, शेष अधिकार पुरुषों के समान थे, ठीक थे ना। तो वहां भी पितृसत्तात्मक समाज है, वहां पर भी कुछ स्कॉलर यानी विदुषी स्त्रियों के नाम आए हैं, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, अपाला, घोषा, विश्वरा, सिक्ता, नीलावरी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, स्त्रियों की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैत्राणी संहिता में तो यह तक कह दिया कि स्त्री तो शराब और जुए जैसी तीसरी बुराई है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में याज्ञवल्क्य कहता है गार्गी से, जब उनमें धार्मिक शास्त्रार्थ हो रहा था कि ज्यादा बहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा, तो जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि वहां पर
स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी। तो बच्चों, इनकी पृष्ठभूमि, यदि हम वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक काल, तो वैदिक काल देखिए यहां पर भी पितृ सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था। और यहां से लेकर, कल से लेकर आज तक की यदि स्त्रियों की बात करें तो हमेशा पितृ सत्तात्मक समझ रहा है, यानी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी। यहां पर देखिए, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हमेशा इसमें बाल विवाह रहा है, बाल विवाह रहा। बच्चों, यहां पर स्त्री, यहां पर सती प्रथा रही, सती प्रथा। अब देखिए स्त्रियों को नीतिकारों ने क्या विधि बनाई। स्त्री को देखिए सती प्रथा में क्या किया जाता था, एक स्त्री को पतिव्रता सिद्ध करने के लिए, है ना, अपनी जान देनी होती थी। यानी यहां पर क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि स्त्री पुरुष के लिए समर्पित है। क्या पुरुष को समर्पित नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन यहां पर नीतिकारों ने नीति क्या बनाई? स्त्रियों के लिए बनाई। तो सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बहुपत्नी प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा थी। बहुपत्नी प्रथा थी, यानी एक पुरुष से एक से अधिक स्त्रियां होती थी, जो वुमेन डाउनफॉल, यानी महिलाओं की गिरी हुई दशा को दर्शाता है। अरे यहां पर तो देखिए बालिका शिशुवध भी था, बालिका, देखिए बालिका शिशुवध भी था, शिशुवध भी होता था। यहां पर बच्चों बालिका शिशुवध भी है। तो देखिए ये जो स्त्रियां हैं, कभी तो ये नगरवधु बनी, कभी तो ये नगरवधु बनी है। आपने आम्रपाली का नाम भी सुना होगा। स्त्री को कभी नगरवधु बनाया गया और स्त्री को देखिए कभी देवदासी बनाया गया, कभी देवदासी बनाया गया, और स्त्री को वास्तव में अगर देखा जाए तो भोग्य स्वरूप बनाया गया, भोग्य स्वरूप। माफी चाहता हूं, मातृ शक्ति जिसकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, लेकिन स्त्री को एक डिस्पोजल समझ लिया गया। चाय पी के डिस्पोजल गिलास फेंक देते तो इस तरीके से स्त्री को किया गया, भोग्य स्वरूप समझा गया। यानी जो हमारे नीतिकार थे, बहुत विद्वान थे नीतिकार। बच्चों, नीतिकारों की यदि हम बात करें तो इस नीतिकारों ने भी स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रहने की बात कही है, बात कही। यानी स्त्रियों ने, देखिए जो नीतिकार थे वही नीतियां बनाते थे। संरक्षण की बात। अब आप इमेजिन कीजिए, जब तक वो अनमैरिड थी, वो अपने पिता के संरक्षण में रहती थी। विवाह के बाद वो अपने पति के संरक्षण में रहती थी। जब वो बुजुर्ग हो जाती थी तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती थी। ठीक, तो नीतिकारों ने कहा कि स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए। यानी विश्व की आधी दुनिया है, विश्व की आधी दुनिया जो स्त्रियों से बनी है, आधी दुनिया है ना, ये अपने अधिकारों से वंचित रही, अधिकारों से ये वंचित रही, है ना, वंचित रही, ये संरक्षण में रही। इसे पता ही नहीं स्वतंत्रता क्या है। इसके साथ साथ ना इसे वोट का अधिकार रहा, शुरू में इसे वोट का भी अधिकार नहीं था, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, वोट का अधिकार नहीं रहा। ठीक, इसे मानव की श्रेणी में इसे गिना ही नहीं गया। तो बच्चों, जो चीज आप देखिए किताब में क्या लिखा है, आपको क्या क्या रटना है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं क्या क्या पॉइंट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं मैं कंप्लीट हूं। आप मेंस लिख रहे हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी है, इस तरीके की कोई चीज फील करते हैं तो आप अपने आप से डाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए स्त्री की स्थिति ये थी। तो जब स्त्री की स्थिति ऐसी है तो देखिए आधुनिकवाद आया, पुनर्जागरण आया, रैनिशा, और उस रैनिशा में भी क्या हुआ, देखिए एक आधुनिक विचारधारा आई, तर्क आए, लॉजिक, साइंस आया, हमारा देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो बच्चों बराबरी के अधिकार की बात आने लगी। तुम प्राचीन काल में भी देखते हैं महिलाओं के विकास के लिए कई कदम उठाए गए। अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी स्त्रियों के उत्थान पर बल दिया था। और हाँ, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, चूंकि उत्तराखंड स्टेट का ऐसे लिख रहे हैं आप, यूपीएससी का नहीं लिख रहे,
तो जहां भी आपको आवश्यकता पड़े तो केस स्टडी के रूप में आप उत्तराखंड को दे सकते हैं। तो उत्तराखंड में अगर नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो उत्तराखंड की महिलाओं ने पहली बार जो काम किया वो 26 मई 1930 में एक नगर पालिका घटना अल्मोड़ा की हुई थी, उसमें काम किया, भाग लिया और फिर नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया था। तो बच्चों ये इस तरीके की स्थिति है ना। तो जब इस तरीके की स्थिति है तो महिलाओं को अब क्या किया जा रहा है, अब भारतीय जो संविधान था, संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया, संविधान में क्या प्रावधान किया गया, यानी अब पता लग गया ना महिला सशक्तिकरण क्यों लाए हैं। महिला सशक्तिकरण इसलिए लाए हैं क्योंकि महिलाओं को बराबर का दर्जा देना है। तो बराबर का दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं के रेस्पेक्ट में क्या कहता है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो मौलिक अधिकार है ना, राइट ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है इसमें देखते हैं, इसमें आर्टिकल 15 इसमें कहता है देखिए, धर्म मूलवंश लिंग जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो एक ये आप डालेंगे। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, इसमें कहता है कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार दिया गया है, अधिकार है कि महिलाओं के विकास के लिए कोई भी योजना बना सकता है। देखिए संविधान में यह भी विशेषता है। अगर हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, 23 एंड 24, आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव जो होगा, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर रोक की बात करता है। ठीक है, फिर यहीं पर आर्टिकल 39 कहता है ना, देखिए, राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे, समान वेतन की व्यवस्था करे। देखिए ये भी इसमें बात है। ठीक, इसी तरीके से हम लेकर चलते हैं बच्चों आर्टिकल 42। देखिए आर्टिकल 42 की बात करते हैं तो यहां जो गर्भवती महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की बात की गई है। और इसी तरीके से आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, और फंडामेंटल जो 11 ड्यूटी है इसमें एक ड्यूटी ये भी है कि हम महिलाओं के प्रति सम्मान और निष्ठा रखें। देखिए ये भी संविधान में महिलाओं के लिए उल्लेख है। तो इनको याद करने का तरीका यह है कि संविधान को आप शुरू से लेकर चलेंगे और आगे तक बढ़ते चलेंगे। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए बच्चों, अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं, पंचायती राज में यहां पर 50% रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अभी 106वां संविधान संशोधन हुआ है, और इसकी जो विधेयक संख्या है, बिल नंबर ये 128 है, 128 2023। तो आप बिल्कुल करंट से अपडेट करेंगे तो इसमें जो लोकसभा की यदि बात करते हैं प्लस विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा, तो इसमें 50% इसमें 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपनी स्टेट की भी बात करते हैं या यूपीएससी की भी बात करते हैं तो यहां पर जो सरकारी सर्विस है, सरकारी सेवाएं यानी पब्लिक सर्विस, इनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण। तो ये संवैधानिक स्थिति है। अब इतना लिखने के बाद बच्चों फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं कोई कमेंट तो कर दीजिए, आपका नाम का पता लग जाएगा यार। लाइव क्लास चल रही है कि कौन कौन मेरे साथ जुड़े हैं, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं, कोई आप सजेशन देना चाहेंगे या नहीं, प्लीज कमेंट यार। सुनना नहीं सुनाना भी है। अब तुम ऐसे गुपचुप रहोगे तो मैं भी गुपचुप हो जाऊंगा, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। चलो देखिए, सरकारी, आप देखिए इसके लिए सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं। सरकारी प्रयास बच्चों आज हम देखते हैं सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयासों में देखिए, हम 8 मार्च की बात करते हैं। 8 मार्च महिलाओं के रेस्पेक्ट में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए ये मना रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखिए भारत के अंदर बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ इस कॉन्सेप्ट को ले आए हैं। यहीं पर मातृत्व लाभ योजना चलाई जा रही है, मातृत्व लाभ योजना चलाई जा रही है। संभवतः देख लीजिए सबला योजना, सबला योजना भी चलाई जा रही है। सबला योजना महिलाओं के रेस्पेक्ट में वुमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है हमने, वुमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1091। ये भी महिलाओं के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखिए उत्तराखंड के अंदर खुशियों की सवारी, खुशियों की सवारी, खुशियों की सवारी एक ये योजना चलाई है, जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ा जाता है। हम 2005 में क्या किया, हम वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाए, यानी घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा कानून बनाया, हिंसा कानून बनाया। बच्चों देखिए आप जानते हैं कि 1961 में जब जेएल नेहरू पीएम होते थे, जेएल नेहरू, तो इनके समय थैंक यू बेटे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, नाम तो यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। हाँ दिलीप सिंह, अच्छा मीनाक्षी भट्ट, चलो ओके थैंक यू दिलीप, चलो ओके थैंक यू। अब देखिए स्टूडेंट्स जेएल नेहरू के समय यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट ज्वाइंट सेशन हुआ, यानी पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ, और ये क्या था, देश विरोधी अधिनियम, है ना। तो यहां पर पहला संयुक्त अधिवेशन। तो बच्चों इस तरीके से जो भी एक्ट या सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने वो लिखी वही है, जो आपको पता है आप भी यहां डाल सकते हैं। बेटे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक। तो ये काम किया। अब बात यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट को लाया गया है, तो इसके परिणाम क्या निकले। अगर मैं परिणाम की बात करता हूं तो परिणाम आपको हमेशा सकारात्मक लिखने हैं। अब ये कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज हो, उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप देखिए पानी पीने से गर्मी लगी है, प्यास लगी है, पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा है। एक लिमिट से ज्यादा लोगे तो उससे भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। तो हर चीज के दो पहलू हैं। पहल एक बहुत अच्छी की गई है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहे हैं, है ना। चूंकि सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, इसे समझने में समय लगेगा, तो इसके सकारात्मक परिणाम सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, क्षेत्रों में, ठीक। वैसे बच्चों आपने एक नाम सुना होगा, एक शुंग काल में मनु हुए हैं पहले विधिवेत्ता, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था, उन्होंने तो ये कहा था कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, यानी महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, ठीक। अब देखिए महिलाओं के कई रूप बताए गए हैं, जैसे एक पहलू मैंने बताया, कभी ये देवदासी बनी, कभी ये गणिका बनी, नागर वधु बनी, बहुत रूप इसके दिखाए गए। लेकिन इसका एक दूसरा रूप, इसे देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगर लक्ष्मी की बात करें, सरस्वती की बात करें, ये सब देवियां हैं, ठीक। चलो इसके सभी क्षेत्रों में कदम उठाया है इसने। अगर हम खेलों के क्षेत्र की बात करें, खेल, तो खेल में आप सानिया मिर्जा का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन सानिया मिर्जा यार पाकिस्तान चली गई थी और मना किया गया था उसे, लेकिन फिर देखिए लौट के बुद्धू घर आ गए। तो आप गीता फोगट का नाम ले सकते हैं, है ना, समझ गए ना। चलो खेल के क्षेत्र में, अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करते हैं, अंतरिक्ष देखिए इसमें आप कल्पना चावला का नाम ले सकते हैं। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में बात करते हैं तो आप इंदिरा गांधी का नाम ले सकते हैं। अपने स्टेट की बहुत ही एक आयरन लेडी के रूप में डॉक्टर इंदिरा हरदेश जी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में बच्चों, सेना के क्षेत्र में भी जो आपको लगे वो नाम ले सकते हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात करते हैं तो यहाँ किरण बेदी का नाम ले सकते हैं। प्रशासन की बात करें तो जो भी आप हर क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो आज की महिला ने आज की महिला ये पुरुष के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, ठीक। आज की जो नारी है वो अपने अधिकारों को जान गई है, अधिकारों को जान गई है,
वो जाग गई है, जाग गई है। अब उसने चलना तो सीख लिया है, चलना सीख लिया है, लेकिन उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है, बाकी है। हो गया इससे यार। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक? दिलीप सिंह, मीनाक्षी, चलो अब बेटे, ये ऐसे कुछ भी जो मैं कराऊंगा उनको रटना मत, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये ऐसे लिखिए, ठीक है? और देखिए, जीत आईएएस ऑफिस के 2 नंबर ऑटोमेटिक आपको मिल गए हैं, जीत आईएएस की ऐप आपको मिल गई है, ठीक है? उनके व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गए हैं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी लिख रहा हूं यहां पर, जो 7088092246। ये मेरा पर्सनल नंबर है और व्हाट्सएप भी है। तो आप कल एक ऐसे लिखिए इस पे, और आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। अभी 2-3 दिन आपकी एक ही क्लास चलेगी, 2-3 दिन, ठीक? क्योंकि जीत आईएएस मेंस का रिजल्ट आया है, इंटरव्यू की क्लास चल रही है, बहुत बच्चे हैं उसमें, इतने बच्चे हैं, आपको पता भी होगा कि लोअर पीसीएस में 22 फाइनल सिलेक्शन था बच्चों का, इसमें तो बहुत है, तो उनके मॉक एक दिन में नहीं हो पाते, तो थोड़ा सा 4-5 दिन के बाद दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू।